आज हम संविधान के एक ऐसे प्रावधान की पड़ताल करेंगे जिसने हजारों साल की एक सामाजिक प्रथा को सिर्फ एक वाक्य में खत्म करने का लक्ष्य रखा। सोचिए, एक वाक्य जिसमें इतनी ताकत हो कि वो समाज के पूरे ताने बाने को चुनौती दे दे। हाँ। ये वाक्य ना होता तो शायद आज भी किसी को कुएं से पानी लेने, मंदिर में घुसने या किसी सार्वजनिक रास्ते से गुजरने पर रोका जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि वो किसी खास जाति में पैदा हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय संविधान के सबसे सीधे, सबसे स्पष्ट और बिना किसी शर्त वाले अनुच्छेदों में से एक है। अच्छा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई अपवाद नहीं, सिर्फ एक सीधी घोषणा। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले इस मुद्दे को लेकर कितने साफ और गंभीर थे। वो घोषणा है आर्टिकल 17, जो कहता है अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। बस इतना ही, बस इतना ही। तो चलिए ऐसे एक वाक्य की ताकत को समझते हैं। ये अस्पृश्यता असल में थी क्या? इस आर्टिकल ने इसे बदलने के लिए क्या किया? और 75 साल बाद आज जमीनी हकीकत क्या है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रावधान संविधान के भाग 3 में आता है, यानी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये एक संवैधानिक गारंटी है। और सबसे अनोखी बात, ये उन कुछ मौलिक अधिकारों में से है जो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, संविधान निर्माताओं ने ये माना कि ये समस्या सरकार की नहीं, समाज की है और इसका इलाज भी समाज के भीतर ही करना होगा। सही। तो जब संविधान अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ किसी को न छूना तो नहीं था, क्योंकि ये शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है। बिल्कुल नहीं, ये शब्द बहुत धोखा देता है। ये सिर्फ शारीरिक स्पर्श के बारे में नहीं था, ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कुछ समुदायों को जन्म के आधार पर ही अपवित्र या कह लीजिए प्रदूषणकारी मान लिया जाता था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, अक्सर व्यवसायों से जुड़ी होती थीं, जैसे चमड़े का काम करने वाले, मैला ढोने वाले या मृत पशुओं को हटाने वाले लोगों को उनको समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाता था। और ये अलगाव असल जिंदगी में दिखता कैसा था? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता था? हमारे स्रोतों में कुछ भयानक उदाहरण हैं, जैसे लोगों को गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। जरा कल्पना कीजिए, आप उस कुएं से पानी नहीं पी सकते जिससे पूरा गांव पीता है। ओह, आप उस मंदिर में प्रार्थना नहीं कर सकते जहां सब जाते हैं। आपके बच्चे उस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते। कुछ जगहों पे तो नियम इतने क्रूर थे कि दलितों को सार्वजनिक रास्तों पर चलते वक्त जोर से आवाज लगानी पड़ती थी ताकि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनकी परछाई से भी अपवित्र न हो जाए। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये तो हर दिन हर पल होने वाला एक मानसिक और सामाजिक अत्याचार था। बिल्कुल। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। तो संविधान ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन सिर्फ कागज पर घोषणा कर देने से तो हजारों साल की सोच नहीं बदलती। इसे जमीन पर लागू करने के लिए क्या कानूनी हथियार बनाए गए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। संविधान निर्माताओं को ये पता था, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 35A का भी प्रावधान रखा। आर्टिकल 35A? जी, ये आर्टिकल संसद को ये शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता के आचरण के लिए सजा तय करने वाले कानून बना सके। अच्छा। ये प्रावधान आर्टिकल 17 को सिर्फ एक नैतिक बयान से ज्यादा एक लागू करने योग्य अधिकार बनाता है। तो इस शक्ति का इस्तेमाल किया गया और कानून बनाए गए होंगे। कौन से कानून थे वो? हाँ, मुख्य रूप से 2 बड़े कानून बनाए गए। पहला था 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। 1955 का? जी, ये एक जरूरी पहला कदम था, लेकिन ये बहुत कमजोर साबित हुआ। इसमें सजा बहुत कम थी, सिर्फ 1 से 6 महीने की कैद और 100 से 500 रुपए का जुर्माना। 100 से 500 रुपए का जुर्माना, ये तो मजाक जैसा लगता है आज के जमाने में। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ कम सजा ही इसकी नाकामी की वजह थी? नहीं, असली समस्या कहीं और थी। ये कानून इस धारणा पर आधारित था कि पीड़ित, जो समाज में सबसे कमजोर और शक्तिहीन है, हाँ, वो खुद जाकर शिकायत करेगा और ताकतवर आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करेगा। ये बहुत बड़ी भूल थी। सही बात है। पीड़ित अक्सर डरे हुए होते थे और उन पर शिकायत वापस लेने का भारी सामाजिक दबाव होता था। इसलिए ये कानून जमीन पर लगभग बेअसर रहा। तो फिर एक ज्यादा सख्त, ज्यादा असरदार कानून की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, ये एक बड़े बदलाव की मांग कर रहा था। बिल्कुल। और वो बड़ा बदलाव आया लगभग 34 साल बाद, 1989 में, जब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया।
अच्छा, द एट्रोसिटीज एक्ट। जी, ये कानून सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। इसने पहली बार माना कि ये अपराध सिर्फ व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि एक ताकतवर समाज द्वारा एक कमजोर समुदाय पर किया जाने वाला अत्याचार है। इस कानून में ऐसा क्या अलग था जिसने इसे इतना ताकतवर बनाया? कई चीजें। पहली, इसने सिर्फ अस्पृश्यता को नहीं, बल्कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले कई तरह के अत्याचारों को अपराध की श्रेणी में रखा। जैसे किसी को जाति के नाम पर अपमानित करना, सामाजिक बहिष्कार करना या जबरदस्ती कोई घिनौना काम करवाना। दूसरी, इसमें सजा बहुत कठोर कर दी गई और सबसे जरूरी, इसमें स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया ताकि मामले जल्दी सुलझे और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा देने की भी व्यवस्था की गई। अच्छा, इसने एक तरह से शक्ति का संतुलन पीड़ित के पक्ष में लाने की कोशिश की। कानून तो बन गया, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ये मामले अदालतों में पहुंचते हैं। अदालतों ने आर्टिकल 17 और इस नए कानून को कैसे समझा और लागू किया? क्या कुछ ऐसे मामले हैं जो हमें इसकी यात्रा के बारे में बताते हैं? हाँ, और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 की व्याख्या को बहुत व्यापक बनाया। मतलब? उन्होंने इसे सिर्फ पारंपरिक छुआछूत तक सीमित नहीं रखा। एक बहुत अहम उदाहरण है मेलाडोना मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ा मामला। एक मिनट, मेलाडोना, ये तो एक काम है, इसे अस्पृश्यता से कैसे जोड़ा गया? यही कोर्ट की दूरदर्शिता थी। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से सिर्फ उसकी जाति के आधार पर हाथ से मैला साफ करवाना अस्पृश्यता का ही एक आधुनिक और क्रूर रूप है। अच्छा, ये किसी के काम का नहीं, बल्कि उसकी गरिमा का सवाल है। ये उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाता है कि वो अपवित्र काम करने के लिए ही बना है। इस फैसले ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए बने कानूनों को नई ताकत दी। यानी अदालत ने यह पहचाना कि अस्पृश्यता सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो किसी भी रूप में सामने आ सकती है, चाहे वो किसी को अमानवीय काम करने पर मजबूर करना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। एक और दिलचस्प मामला था इटवारी महाराज वर्सेस चीफ सेक्रेटरी 2001 का। ये मंदिर में प्रवेश को लेकर था। एक निजी मंदिर के ट्रस्टियों ने दलील दी कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार के तहत किसी को भी प्रवेश देने या न देने के लिए आजाद हैं। ये तो एक क्लासिक टकराव है, एक तरफ समानता का अधिकार, दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने इसे कैसे सुलझाया? कोर्ट ने बहुत साफ कहा, अगर कोई मंदिर, चाहे वो निजी ही क्यों न हो, आम जनता के लिए खुला है, तो वो जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार यानी समानता और गरिमा के अधिकार को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता। और स्कूलों का क्या? हमारे स्रोतों में आशा चौहान वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 2003 का एक मामला है। ये सुनकर ये अजीब लगता है कि स्कूलों में ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, वो मामला बहुत चौंकाने वाला था। एक सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को क्लास में अलग बेंच पर बिठाया जाता था। क्या? और उन्हें स्कूल के नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। आप सोचिए, शिक्षा के मंदिर में ही भेदभाव की इतनी गहरी जड़ें। जी, कोर्ट ने इसे आर्टिकल 17 का सीधा उल्लंघन माना और कहा कि स्कूलों में इस तरह का अलगाव पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये दिखाता है कि ये अधिकार हर सार्वजनिक स्थान पर, खासकर शिक्षण संस्थानों में, पूरी ताकत से लागू होता है। लेकिन जो मामला मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गया वो शमशान घाट से जुड़ा था। गिरधालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 का मामला। ये तो कल्पना से भी परे है कि भेदभाव मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। वो वाकई एक बर्बर घटना थी। राजस्थान में एक दलित व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार सार्वजनिक शमशान घाट पर करने से रोक दिया गया था। अविश्वसनीय। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने इसे बर्बर और अस्पृश्यता का सबसे अपमानजनक रूप बताया। कोर्ट ने कहा कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सिर्फ एक पहचान होती है, एक इंसान। सही बात है। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पाना हर किसी का अधिकार है और जाति इसमें आड़े नहीं आ सकती। इतने सख्त कानून, अदालतों के इतने प्रगतिशील फैसले, इन सब के बावजूद आज जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये प्रथा वाकई खत्म हो गई है? दुर्भाग्य से नहीं। कानून बनाना एक बात है और समाज की हजारों साल पुरानी सोच को बदलना बिल्कुल दूसरी। आज भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इन कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन, मतलब वीक इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कानून तो है पर उसका असर नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों है? पर राजनीतिक दबाव होता है। फिर मामले अदालतों में सालों साल चलते रहते हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत हर साल 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 30% के आसपास है। सिर्फ 30%? इसका मतलब है कि 10 में से 7 मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं? जी, ये तो पीड़ितों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। जब न्याय मिलने की उम्मीद कम होती है तो लोग शिकायत करने से भी डरते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि अस्पृश्यता ने अपना रूप बदल लिया है। अब ये पहले की तरह खुलेआम नहीं दिखती। रूप बदल लिया है, इसका क्या मतलब है? अब ये प्रथा ज्यादातर छिपे हुए सूक्ष्म रूपों में दिखती है, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किसी की जाति को लेकर भद्दी टिप्पणियां करना। हाँ, ये तो बहुत होता है। या जब कोई नौकरी के लिए बायोडेटा भेजता है तो उसका सरनेम देखकर उसे इंटरव्यू के लिए ना बुलाना। सही। शहरों में किराए पर घर ढूंढते वक्त जाति के आधार पर मना कर दिया जाना एक बहुत आम अनुभव है। इन छिपे हुए रूपों से लड़ना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्हें साबित करना बहुत कठिन होता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। कानून उस भेदभाव को कैसे पकड़ेगा जो दरवाजे के पीछे या कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहा है? यही सवाल है। और शायद तीसरी और सबसे गहरी चुनौती सामाजिक स्वीकृति की कमी है। कानून सजा दे सकता है, लेकिन समाज में सम्मान नहीं दिला सकता। यही इस लड़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आज भी अंतरजातीय विवाहों को हमारा समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। कई मामलों में तो परिवार वाले ही हिंसा पर उतर आते हैं या सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। ये दिखाता है कि कानून का डर अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रह हमारे अंदर कितने गहरे बैठे हुए हैं। कानून आपको कुएं से पानी पीने का हक दिला सकता है, लेकिन वो आपके पड़ोसियों को आपके साथ बैठकर चाय पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो बदलाव अंदर से आना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्टिकल 17 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, ये एक नैतिक घोषणा है, एक वादा है कि इस देश में हर इंसान बराबर पैदा हुआ है और उसे बराबर सम्मान मिलेगा। सही। इसने पीड़ितों के हाथ में एक ताकतवर कानूनी हथियार दिया और समाज को एक आईना दिखाया कि वो कहाँ गलत है। हाँ, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सही बात। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। आर्टिकल 17 उसी सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। लड़ाई अभी लंबी है, क्योंकि ये सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि हमारे दिलों और दिमागों में भी लड़ी जा रही है। कानून हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना समाज को ही पड़ेगा। ये पूरी चर्चा एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुक जाती है। कानून अस्पृश्यता के उन रूपों से लड़ सकता है जो दिखाई देते हैं, जैसे किसी को मंदिर में जाने से रोकना या शमशान घाट का इस्तेमाल ना करने देना। लेकिन समाज उस भेदभाव से कैसे लड़ेगा जो अब अदृश्य हो गया है, जो नौकरी के बायोडेटा में लिखे सरनेम में, मैरिज वेबसाइट के फिल्टर में या किराए का घर देते वक्त पूछे गए एक मासूम से सवाल में छिपा है?